आज 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया है और एक ऐसा उदाहरण दिया है कि मतलब अगर शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ियाँ हों तो मतलब इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। किसी भी मतलब क्षेत्र में यदि गड़बड़ी हो तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। लेकिन हमें ये बातें समझना आवश्यक है कि अब शिक्षा मंत्री ने इस्तीफ़ा तो दे दिया, लेकिन हमारी समस्या क्या थी? समस्या यह थी कि जो पेपर लीक के जो ज़िम्मेदार कारक हैं, जिनके कारण पेपर लीक होता है, उनको समझना हमें बहुत आवश्यक है। पेपर लीक जो नीट का हुआ था, उसमें एक व्यक्ति अपने बच्चे के लिए पेपर खरीदा था। फिर इसके बाद उस पेपर को आगे बढ़ाया, उसमें एक डॉक्टर भी संलग्न था। तो कहने का मतलब ये है कि जो पेपर लीक के ज़िम्मेदार कारक हैं, जो संगठित माफिया अपराधी हैं और इसके अलावा जो चाहे सरकारी या निजी क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग हैं, शिक्षा से संबंधित लोग हैं, जिनके माध्यम से मतलब इस प्रकार की गतिविधियाँ की जाती है। इसमें केवल सरकार ज़िम्मेदार नहीं है। अगर सरकार की परीक्षा प्रणाली लचीली है तो एक कारक है कि मतलब उसमें सरकार की गलती है। इसके अलावा अन्य कारक हैं जो संगठित अपराधी हैं, माफिया हैं, जो पेपरों को खरीदते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं और किसी भी प्रकार से वो अपनी सेटिंग किए रहते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया, टेलीग्राम या अन्य ऐसे साइट्स हैं, ऐप्स हैं, जिनके माध्यम से विभिन्न प्रकार के पेपरों को काफ़ी कम समय में प्रचारित प्रसारित करके उनको बेचा जाता है। तो ये लोग भी उसमें जिम्मेदार कारक हैं। तो इसलिए अब तो सरकार का काम हो गया, लेकिन अब काम ये बचा है कि मतलब जो भी इसके लिए जिम्मेदार कारक हैं सरकार के अलावा, वो संगठित अपराधी, माफिया या जो अराजक तत्व हैं, जो इस प्रकार की गतिविधियों को करने के लिए किसी भी प्रकार का कसर नहीं छोड़ते हैं, अब उन पर मतलब चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसके लिए भारतीय समाज भी जिम्मेदारी ले कि जो पेपर लीक हुआ वो भारतीय समाज का एक व्यक्ति ने मतलब उसको लीक करवाया और आगे बढ़ा, इस प्रकार की ये प्रक्रिया बढ़ी और इस प्रकार के लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसके बाद आज इस्तीफे के बाद भी कई क्षेत्रों में अभी भी हिंसा हो रही है। कई पुलिसकर्मियों को मतलब चोटें पहुँचाई जा रही हैं। तो ये लोग मतलब केवल छात्र नहीं हैं, इसमें कुछ संख्या में छात्र हैं, इसके अलावा ये अराजक तत्व हैं जो हिंसा फैलाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसी संबंध में जो 20 जुलाई को जो प्रदर्शन हुआ था, उसमें दिल्ली के एसपी एसीपी विवेक भगत थे, जिन्होंने दिल्ली के अंदर जब से उनकी पोस्टिंग हुई है तब से उन्होंने कई आतंकी हमलों को नाकाम किया है। लेकिन अराजक तत्वों ने, उपद्रवी तत्वों ने उनको भी 20 जुलाई के प्रदर्शन में काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचाई और उनको भी मतलब काफ़ी चोटें आई थी। तो जो पुलिस है, जो सुरक्षा के सैनिक हैं, वो छात्रों के दुश्मन नहीं हैं। पुलिस या सुरक्षाकर्मी ने लाठीचार्ज कब किया? जब इधर से पथराव या बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही थी। इसके अलावा कुछ राजनेताओं के कहने से जब छात्रों ने संसद का घेराव करने की कोशिश की, और संसद एक ऐसी जगह है जो देश की काफ़ी सुरक्षित जगह है, अगर ऐसे क्षेत्र में ऐसे उपद्रवी तत्व पहुंच जाएंगे तो विदेशों में मतलब भारत की छवि क्या बनेगी। और उसका सुरक्षा करना भारतीय सेना का प्रमुख कर्तव्य है और पुलिस का। उसी के तहत मतलब प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनको खदेड़ने के लिए, पीछे हटाने के लिए। लेकिन कुछ उपद्रवी तत्वों ने उसमें हिंसा फैलाने का भरपूर प्रयास किया, उसके चक्कर में कुछ छात्रों को चोट आई है। इसके अलावा पुलिसकर्मी भी मतलब घायल हुए थे और उनको भी चोटें आई थी और आज तक भी मतलब ये हिंसाएं हो रही हैं। तो इसके लिए जो भी जिम्मेदार कारक हैं, जो भी अराजक तत्व मतलब इसमें सम्मिलित हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करना बहुत आवश्यक है और उनका पूरा मतलब उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि इन्होंने मतलब एक शांतिपूर्ण चल रहे आंदोलन को एक हिंसक बनाने का प्रयास किया। भारतीय संविधान में मतलब यह प्रावधान किया गया है कि
कोई भी प्रदर्शन हो, कोई भी आंदोलन हो, उसको शांतिपूर्वक किया जाना चाहिए। लेकिन इन अराजक तत्वों ने उस प्रावधान का उल्लंघन करते हुए हिंसा फैलाने की कोशिश की। तो इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई करना बहुत आवश्यक है। और जितने भी मतलब इसमें अराजक तत्व हैं, जितने भी संगठन हैं, जिन जिन लोगों ने मतलब इस प्रकार की गतिविधियों को बढ़ावा दिया है, उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और पुलिस या सैनिक जो हैं वो हमारे देश के लिए हैं और वो हमारे दुश्मन नहीं हैं। उन्हीं के द्वारा हम सुरक्षित हैं और उनके ऊपर हमला करना समझ लीजिए कि बहुत घातक चीज़ है। इसलिए पुलिस को चाहिए कि मतलब जिन्होंने इस प्रकार की गतिविधियाँ की है, उनके ऊपर जानकारी निकाल कर उनसे संबंधित उन पर कार्रवाई करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये एक शांतिपूर्ण आंदोलन को जो अराजक तत्वों द्वारा हिंसक बनाने की कोशिश की गई, इससे देश की आंतरिक सुरक्षा पर मतलब काफ़ी गहरी चोट है। और सरकार ने मतलब काफ़ी दबाव में आकर इस्तीफ़ा दिया है। इसमें मतलब चाहे वो कई समूह थे, खासकर छात्रों ने काफ़ी दबाव बनाया, जिसके बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफ़ा दिया। तो इसलिए दे दिए, ठीक है, इस्तीफ़ा दे दिए, वो बात ठीक है। लेकिन इसके अलावा अन्य जो कार्य अब बच गए हैं, उन पर कार्रवाई करना बहुत आवश्यक है। और ऐसे जितने भी हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। क्योंकि संविधान में जो प्रावधान है शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का, उस पर मतलब हमें जोर देना है। और कोई भी प्रदर्शन हो, किसी भी कारण हो, वो शांतिपूर्वक होना चाहिए, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए। और जब हिंसा होती है तो उसमें नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता है। और कई जगह सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई करना आवश्यक है। और इसके अलावा अभी भी जो भी इनके लिए जहाँ से भी जो फंडिंग आ रही थी, या जो भी अराजक तत्व इनको बढ़ावा दे रहे थे, खालिस्तानी पन्नू भी मतलब इनको समर्थन प्राप्त था कुछ अराजक तत्वों को। इसके अलावा पाकिस्तान से अभी भी मतलब कई ऐसे सोशल मीडिया पर ऐप, इंस्टाग्राम या फेसबुक हो गया, वहाँ पर कई ऐसे आईडी फेक बनाई गई हैं जो केवल मतलब इसी प्रकार के अराजक तत्वों को बढ़ावा देने वाली न्यूज़ को अनावश्यक रूप से फैला रहे हैं, जिससे अशांति फैले। और इन्हीं सब को देखते हुए सरकार ने सोचा कि आगे और ज़्यादा ये हिंसात्मक प्रदर्शन न बढ़े, उसी के तहत इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और ठीक किया, मतलब एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि मतलब शिक्षा व्यवस्था या अन्य कोई भी व्यवस्था हो, जब उसमें लगातार गड़बड़ियाँ आ रही हैं तो इस्तीफ़ा देकर एक उदाहरण मतलब पेश किया। लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी जो मूल कारण हैं इस प्रकार की गतिविधियों के, उन पर कार्रवाई करना बहुत आवश्यक है। जब समस्या है तो उसका समाधान भी हो सकता है, लेकिन जो समस्या है उसी पर बात करेंगे, उसके समाधान के विषय में सोचेंगे तब। समस्या अगर दूसरी है, फिर समाधान दूसरा निकाल रहे हैं और खोज दूसरा कुछ रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें गुमराह कर सकती हैं। इसलिए मुद्दे के हिसाब से मुद्दे के लिए समाधान निकाला जाना चाहिए। और अराजक तत्वों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं। और इन्होंने मतलब काफ़ी संगठित गैंग है इनका। इन्होंने मतलब ऐसे संगठनों से मतलब समर्थन प्राप्त किया है और उनको समर्थन मिला है कि मतलब इन्होंने अराजकता फैलाने का कहीं न कहीं एक प्रक्रिया को संचालित करने का मतलब जिम्मा लिए हुए हैं। तो इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भारतीय सरकार जो एक अधिनियम है विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम जो है, उसके तहत जो भारतीय सरकार उसमें संशोधन करना चाहती है, उसको और मजबूत बनाया जाए। और इस अधिनियम के तहत विदेशों से आने वाली विभिन्न प्रकार के फंडिंग का मतलब जांच किया जाता है कि मतलब फंडिंग किस लिए आ रही है, किस एनजीओ के लिए आ रही है, और वह एनजीओ उस फंडिंग का उस कार्य के लिए उपयोग कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसलिए इस प्रकार के फंडिंग के विधिवत जांच करने के लिए और उस पैसे का मतलब जिस लिए फंडिंग आ रही है उसका के लिए खर्च करना आवश्यक है। फिर इसके बाद इस फंडिंग को कुछ एनजीओज हैं जो मतलब अप्रत्यक्ष रूप से
अनावश्यक कार्यों में मतलब इसको बढ़ावा देते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी है कि ऐसे लोगों पर भी मतलब ऐसे जो भी संगठन हैं उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम है और उस पर मतलब और बेहतर उसमें संशोधन करके और उसको ठोस बनाया जाना चाहिए। ये देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। और जितने भी मतलब अराजक तत्व हो, चाहे खालिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे वो पाकिस्तानी है, जो भी मतलब इस प्रकार के अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं, उनको चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और कुछ ऐसे संगठन हैं वामपंथी कट्टरपंथी विचारधारा की, जो वो भी मतलब इस प्रकार के कहीं न कहीं गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं, उन पर भी मतलब कार्रवाई की जानी चाहिए। कोई भी हो, यदि वो देश में किसी भी प्रकार की अराजकता फैलाना चाहता है, अशांति फैलाना चाहता है, उस पर कार्रवाई करना बहुत आवश्यक है। और ऐसे लोगों पर मतलब चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और जो तिलचट्टों वाली कुछ कहानी चल रही है, उस पर भी मतलब वो सरकार को सोचना चाहिए कि मतलब ये चीज़ें शांतिपूर्वक होनी चाहिए और अनावश्यक रूप से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा चढ़ा-बढ़ा कर महिमा मंडित करके नहीं देखा जाना चाहिए। और ये इस्तीफ़ा मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष के दबाव में नहीं दिया गया है। ये इस्तीफ़ा मतलब एक सामूहिक दबाव है। ख़ासकर छात्रों ने इसमें काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया सरकार पर, तब इसके बाद सरकार ने इस्तीफ़ा दिया है। फिर भी एक उदाहरण दिया है कि मतलब अगर किसी भी व्यवस्था में अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो इस्तीफ़ा देकर एक उदाहरण पेश किया है। हम देख सकते हैं कि पहले भी जवाहरलाल नेहरू के सरकार में भी मतलब जब लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे, तो रेल हादसा हुआ था, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। लेकिन आज भी कहीं-कहीं रेल हादसे होते रहते हैं। तो इसलिए इस्तीफ़ा केवल एक समाधान नहीं है, बल्कि इस व्यवस्था में जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई है, जो भी कारक हैं उस पर, उनके ऊपर कार्रवाई करना बहुत आवश्यक है। और ख़ासकर ऐसे अराजक तत्वों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करना आवश्यक है, क्योंकि ये लोग देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं। और आंतरिक सुरक्षा को और बेहतर करने के लिए इन पर जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और ये चीज़ें ज़रूरी है देश की सुरक्षा के लिए। और भारतीय सरकार और भारतीय समाज एक सीख ही इससे मतलब लेनी चाहिए कि जो ये आंदोलन प्रदर्शन चला और इसमें कैसी-कैसी गतिविधियाँ हुई और कुछ लोग खुल के आ गए सामने, जिनको मतलब काफ़ी लोग पहले सोचते थे कि ऐसी प्रवृत्ति के लोग नहीं हैं, लेकिन वो लोग मतलब सामने आए। एक नेता थे, उन्होंने मतलब ये एक बयान दिया था कि जब वो बांग्लादेश के जो जिंजी हैं वो सरकार को मतलब पलट सकते हैं, हमारे यहाँ के जिंजी मतलब सरकार का इस्तीफ़ा नहीं ले सकती। और वो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के इतने पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं और ऐसी मतलब बयानबाजी करते हैं नेता। तो ये चीज़ें समझना आवश्यक है कि नेता किसी के भी मतलब नहीं होते हैं। वो मौका मिलने पर वो अपने राजनीतिक रोटी सेकना से बाज नहीं आते हैं। और इसलिए ऐसे लोगों को भी मतलब पहचाना जाना आवश्यक है कि जो देश से बड़ी राजनीति को समझते हैं और कहीं न कहीं अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे नेताओं को भी मतलब पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब राष्ट्र रहेगा, जब देश रहेगा, तभी राजनीति की जा सकती है। जब राष्ट्र में अशांति फैलेगी, अव्यवस्था फैलेगी, तो राजनीति बेकार है। तो इसलिए ये आवश्यक है कि ऐसे नेताओं को भी पहचाना जाए और उनको ध्यान में रखा जाए कि वो लोग मतलब इतने पढ़े लिखे नेता होकर ऐसे-ऐसे बयानबाजी करते हैं। तो ऐसे नेताओं का मतलब क्या है? धन्यवाद।